नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। अटेंशन में आज बात मलैया पार लगाएंगे नैया पर। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, वैसी दमोह उपचुनाव की वजह से राजनीतिक पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। चुनाव जीतने की जुगत में लगी दोनों प्रमुख पार्टियां रूठों को मनाने और बागियों को साधने में लगी हुई है। कांग्रेस जहां मलैया को टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश में जुटी है, साथ ही कथावाचक के प्रचार प्रसार की कमान देकर हिंदू वोटरों को अपनी तरफ खींचने में लगी है। तो वहीं बीजेपी ने जीत की राह आसान करने के लिए मलैया कार्ड खेलते हुए अब तक उपचुनाव की कमान जयंत मलैया को सौंप दी है। साथ ही मलैया को प्रचार प्रसार के लिए बाकायदा सुविधा भी मुहैया कराई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उनके बेटे सिद्धार्थ को भी दमोह शहर की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो मलैया पार लगाएंगे नैया पर चर्चा करें, उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दमोह उपचुनाव के लिए मतदान से महज कुछ दिन पहले बीजेपी ने फिर अपने अंदाज में चुनाव की हवा बदलने की कोशिश तेज कर दी है। चुनाव से ठीक 5 दिन पहले बीजेपी ने दमोह में जयंत मलैया कार्ड खेल दिया है। उपचुनाव में बगावती तेवर दिखाने वाले मलैया, जिनसे बीजेपी को भीतरघात का डर था, अब पार्टी ने उन्हें जीत के लिए खेवनहार मानकर जवाबदारी सौंप दी है। उपचुनाव से पहले जयंत मलैया को दौरों और सभाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधाएं भी दे दी गई हैं। तो वहीं उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को दमोह शहर का पूरा प्रभार सौंप दिया गया है और सिद्धार्थ मलैया से वीडियो जारी कराए जा रहे हैं, जिसमें वो मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इससे पहले भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के हाथ में प्रचार का जिम्मा था, लेकिन अब जयंत मलैया परिवार को आगे किया गया है, जिसके जरिए बीजेपी मतदाताओं को ये साफ मैसेज देना चाहती है कि मलैया परिवार बीजेपी के साथ है। चुनाव के कुशल संचालक रणनीतिकार ये जानते हैं किस क्षेत्र में चुनाव के किस चरण में किस नेता को बुलाए जाने से हमें ज़्यादा लाभ होगा, उसके अनुरूप व्यवस्थाएं तय होती हैं। और इसीलिए जब चुनाव अंतिम सप्ताह में आकर के खड़ा हुआ है, हमारे चाहे सिंधिया जी हों चाहे उमा दीदी हों, सबके सब नेताओं का क्रम जारी है जनता के बीच जाने का, क्योंकि हम आशान्वित हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी श्रृंखला है लोकप्रिय नेताओं की। वे सब चुनाव में जाकर के लोगों का दिल जीतकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए अपील करेंगे और सुनिश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल होगी। दमोह उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव बन गया है। दोनों पार्टियों ने कंदक की इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार की कमान संभाली है, तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मैदान में उतरे हैं। साथ ही कांग्रेस ने कथावाचक रामसिया भारती को प्रचार प्रसार की कमान देकर राम नाम के जरिए वोटर्स के बीच पहुंचने की प्लानिंग की है। साध्वी रामसिया भारती की राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। ऐसे में स्टार प्रचारक के रूप में उनके प्रचार करने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वहीं कांग्रेस की नजर बीजेपी से नाराज चल रहे समर्थकों पर भी है। दरअसल उपचुनाव में पूर्व मंत्री जयंत मलैया टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राहुल सिंह लोधी पर भरोसा जताया। इसी के चलते जयंत मलैया के समर्थकों में नाराजगी है, जिसको कांग्रेस भुनाने की कोशिश में है। जनता पार्टी अब हेलीकॉप्टर ले आए या हवाई जहाज ले आए, दमोह की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है। अजय टंडन जी उनके अगले विधायक होंगे, ये मन जनता बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की हड़बड़ाहट, भारतीय जनता पार्टी को जब पराजय सामने दिख रही है तो वो अपने नेता जयंत मलैया जी को हेलीकॉप्टर दे रहे हैं और हेलीकॉप्टर से उपचुनाव में प्रचार कराया जा रहा है उनसे। और हालात जो हैं इतने नाजुक हैं भारतीय जनता पार्टी के कि लोगों के सवालों के वे जवाब नहीं दे पा रहे। लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का घेराव कर रहे हैं, पुलिस उन पर मजदूरों पर लाठियाँ भांज रही है, उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है। कितनी भी कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी और कितना भी प्रशासन शासन तंत्र का बल लगा ले, लेकिन अंत में दमोह में लोकतंत्र विजयी होगा, कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बदली है। कांग्रेस हो या बीजेपी, मतदान की तारीख नजदीक आते देख वोटरों को साधने और रूठों को मनाने में जुट गए हैं। ये चुनाव एक तरह से शिवराज के 1 साल पर जनादेश होगा, तो
वहीं कमलनाथ का कौशल भी 6 महीने में दूसरी बार दांव पर है। अब ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि दमोह की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। लेकिन प्रचार प्रसार के दौरान बदलती राजनीतिक हवा ने दमोह में राजनीतिक सरगर्मियां जरूर ला दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जयंत मलैया दमोह की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे हैं और बीजेपी को भी जयंत मलैया की साख के रसूख का पता है। इसलिए उसने आखिरी समय में यानी कि उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले मलैया कार्ड खेला है। बीजेपी के इस कार्ड से कांग्रेस को नुकसान तो होगा ही, बीजेपी के रूठे कार्यकर्ता भी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। तो मलैया पार लगाएंगे नैया, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। तो सबसे पहले भटनागर जी से समझेंगे पूरा गणित। भटनागर जी, जिस प्रकार से हम देख रहे थे, हमने पैकेज में भी देखा और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना और बीजेपी को भी, और एक जो जातिगत समीकरण है दमोह में, लेकिन वोटर जो है बड़ा साइलेंट इस बार चुनाव में नजर आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, हवा किस ओर जाती नजर आ रही है? क्या ये जो साइलेंट वोटर है ये कुछ गुल खिलाएगा? देखिए मनोज, जो खबरें आ रही है दमोह से, उसमें एक सबसे बड़ी खबर ये है कि वहाँ पर राहुल लोधी के प्रति दमोह शहर में नाराज़गी है जी। खास करके वहाँ के जो जैन मतदाता हैं, जो अदर्स व्यापारी वर्ग है, उसमें राहुल लोधी को लेकर नाराज़गी है। लेकिन जयंत मलैया जो वहाँ पर लगातार 1990 से लगातार चुनाव जीते हैं और 2018 में आ रहे हैं, तो बहुत महज 700-800 वोटों का उनका अंतर था। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। और वो अंतर भी इसलिए था कि लगातार चूँकि जयंत मलैया 15 साल मंत्री भी रहे, तो कुछ नाराजगी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति, कुछ उनके पुत्र के प्रति। और एक रामकृष्ण कुसमारिया को 1200 वोट मिले थे। अगर रामकृष्ण कुसमारिया मैदान में ही नहीं है तो जयंत मलैया चुनाव जीत जाते। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब चूंकि चुनाव की कमान सौंप दी है जयंत मलैया के हाथों में, और वहाँ पर जयंत मलैया का अपना व्यक्तित्व जो है मतदाताओं के बीच में प्रभावी है। वो चाहे जैन मतदाता हो, चाहे वो मुस्लिम मतदाता हो या अनुसूचित जाति के मतदाता हो, सभी वर्गों में जयंत मलैया का आधार रहा है। और जयंत मलैया के प्रति कभी कोई ऐसी नाराजगी नहीं रही है। जयंत मलैया के चूँकि लगातार एक मंत्री हैं वो, तो उनके पुत्र के कारण थोड़ा सा वहाँ पे माहौल था उनके खिलाफ, लेकिन उसको उन्होंने काफ़ी हद तक, अब चूँकि अब इस बार राहुल लोधी तो एक कमिटमेंट के साथ में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट देना ही था। राहुल लोधी का इस्तीफा हो जाता और सिद्धार्थ को टिकट मिल जाए, संभव नहीं था। तो ये बात बाद में आखिरकार पार्टी जयंत मलैया को, उनके परिवार को समझाने में सफल भी रही। और शायद उनको भी पहले दिन से पता होगा जिस दिन राहुल ने इस्तीफा दिया कि अगला टिकट उन्हीं को मिलना है। ऐसा हम देख चुके थे कि पूरे जो 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, बिल्कुल, उसमें कहीं भी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया था जो कांग्रेस छोड़कर आए। बिल्कुल। जो निधन वाली जो सीटें थी, 2 विधायकों के निधन से, वहां पर जरूर बीजेपी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया था। तो एक आगर मालवा एक जोरा, बहुत स्पष्ट था इसमें जयंत मलैया के कोई विरोध की कोई वजह भी नहीं बनती थी। तो मुझे लगता है कि वो चूँकि बहुत सीनियर लीडर भी हैं, लगातार 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से मानना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और काफ़ी सीनियर पोजीशन पे भी रहे हैं। तो अब वहाँ पर जयंत मलैया जो जैन समाज का मतदाता, जिनकी राहुल से नाराजगी है, उस नाराजगी को किस हद तक काबू कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो चुनाव परिणामों को निर्धारित करेगा। जी रजत जी, जयंत मलैया की बात है, भटनागर जी ने बताया जैन वोटर भी है, लोधी वोटर भी लगभग 35,000 और दलित वोट 40,000 है, लेकिन 20,000 वोटर वहाँ पर ब्राह्मण हैं। बीजेपी की बात करें तो हम देख रहे हैं वी.डी. शर्मा खुद ब्राह्मण हैं, लगातार पिछले 8-10 दिनों से डेरा डाले हैं। गोपाल भार्गव ब्राह्मण हैं, बगल में मंत्री हैं बगल की सीट से, और सक्रिय हैं दमोह में वो लगातार। हितानंद शर्मा है बीजेपी से, संजय पाठक ऐसे कई सारे ब्राह्मण नेता बीजेपी की तरफ से लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से सुरेश पचौरी एक चेहरा थे, चौधरी राकेश चतुर्वेदी एक चेहरा हो सकते थे, जो कि छोटी छोटी बैठकें जरूर ले रहे हैं। तो नहीं लग रहा आपको कि कांग्रेस से कहीं रणनीतिक एक चूक हो गई? क्योंकि ब्राह्मण चेहरे कांग्रेस के बाद भी कई सारे हैं, तो मुकेश नायक का अपना एक प्रभाव है उस क्षेत्र में, लेकिन बीजेपी ने उनके भाई को अपने पाले में लाकर ये प्रभाव भी खत्म करने की कोशिश की है।
देखिए मनोज जी, भाजपा और कांग्रेस में बहुत अंतर है। संगठनात्मक रूप से हम देखें तो भाजपा पूरी रणनीति के हिसाब से काम करती। जिस तरह हम भाजपा के नेता को सुन रहे थे अपनी कि कब किसकी ज़रूरत है, कब किस नेता को मैदान में उतारा जाए, ये वो रणनीति का उसका एक हिस्सा रहता है कि कब हम किस नेता को मैदान में लाएंगे, कब किससे प्रचार कराएंगे और किस वर्ग को कैसे प्रभावित करेंगे, ये महत्वपूर्ण रहता है। उनकी रणनीतिक प्लानिंग रहती है और वो लगातार चुनाव जब चलता है, प्रचार चलता है, जब तक मतदान नहीं हो जाता, उनको फीडबैक लेते रहते हैं जनता से कि कौन सा वर्ग नाराज है। निश्चित तौर पर जैसे भटनागर जी ने बताया है कि यदि जैन समाज नाराज था तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पिता पुत्र को उतारा। मलैया जी नैया पार लगाएंगे, इसकी उम्मीद कांग्रेस भी करे हुई थी कि मलैया की बात हो तो वो उनकी नैया पार हो जाए। भाजपा ने उनको मैदान में उतार दिया कि उनकी वो हम अपनी नैया पार करा दें, तो मलैया जी निश्चित तौर पर वहाँ फैक्टर रहेंगे। तो जिस तरह से उनको उतारा है पिता पुत्र को, पूरी जगह जिम्मेदारी दी है, हेलीकॉप्टर दिया है कि आप पूरे क्षेत्र में घूम सकें, पूरे विधानसभा क्षेत्र में और काम कर सकें। जो नाराज हैं, जो आपकी वजह से जो मलैया जी के साथ काम करते रहे होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उनके समर्थक होंगे बड़ी संख्या में, जो नाराजगी की वजह से कहीं ना कहीं घर बैठ गए होंगे, मलैया जी के परिवार को टिकट नहीं मिला, तो उनको चार्ज करने के लिए यदि वो चार्ज होंगे तो एक वर्ग की नाराजगी दूर हो जाएगी। मलैया जी मैदान में उतरेंगे, बेटे उनके मैदान में उतरेंगे, तो निश्चित तौर पर जो उनके समर्थक हैं, जो नाराज होकर घर बैठे होंगे, वो काम करने लगेंगे। तो कम से कम पार्टी के खिलाफ तो नहीं करेंगे। हाँ, पार्टी के खिलाफ तो नहीं करेंगे। तो ये भाजपा की एक रणनीति का ही निश्चित तौर पर हिस्सा है कि कब उन्होंने मलैया जी को उतारना है मैदान में। मलैया जी शुरू से ही लगे थे, बीच में क्वारंटाइन हो गए थे, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस में आपको वैसा नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इसी सोच के आधार पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को स्टार कैंपियन की सूची में रखा होगा। भले ही उन्हीं के एक खेमा नाराज हो गया हो, ठाकुर लावी नाराज हो गई हो, लेकिन उन्होंने इसी सोच के साथ रखा होगा। मुकेश नायक के भाई को भाजपा ने इसी रणनीति के तहत तोड़ के अपने पास ले गए होंगे कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो उस पर पकड़ बना और इसी कारण ब्राह्मण नेताओं को उतारा। सभी जाति वर्ग के नेताओं को, जो भी आप देखिए प्रहलाद पटेल से लेके उमा भारती से लेके तमाम बड़े नेताओं को, जो वर्ग वहाँ पे ज़्यादा है, जो जातिगत समीकरण के आधार पर उनको उतारा है। तो वैसा ही कांग्रेस ने भी करने की कोशिश की है। राम सिंह भाई को लेकर आए हैं वो लोधी वोट बैंक के लिए, तो ब्राह्मण वोट बैंक के लिए उन्हें चौधरी राकेश सिंह को, मुकेश नायक को कोशिश की है। लेकिन आपको नहीं लगता अगर लोधी वोट बैंक की बात करें तो राम सिंह से बड़ा चेहरा उमा भारती, प्रहलाद पटेल है? निश्चित तौर पर, लेकिन उनके पास चेहरा नहीं है ना। उमा भारती के समकक्ष उनके कांग्रेस के पास जो चेहरा नहीं है, तो जो चेहरे हैं उनका तो उपयोग उनको करना ही पड़ेगा। अब वैसी भगवा के मुकाबले भगवा, इसी कारण उन्होंने उनको राम सिंह भाई को टिकट भी दिया था, हालांकि वो चुनाव हार गई। तो जो जिसके पास होगा उसी आधार पर वो उनके रणनीतिक तहत लगाएंगे। अब कांग्रेस के पास तो कोई स्टार कैंपियन है ही नहीं। जो एक चेहरा था उनके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो पहले ही जा चुका है, तो अब जो है वो तो काम करेंगे। तो एक रणनीति के हिसाब से देखें तो भाजपा वहां ज्यादा मजबूत दिखती है और कांग्रेस की कमजोरी नजर आती है वहां। बिल्कुल भटनागर जी, कांग्रेस की कमजोरी नजर आ रही, लेकिन कांग्रेस के साथ एक दिक्कत और भी देख रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ बड़े अपनी सुविधा के हिसाब से वहाँ रोड शो या बाकी सारी जमावट कर रहे हैं। तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उस चुनाव प्रचार से कांग्रेस के दूरी बनाए हुए। दिग्विजय सिंह का वैसा उपयोग नहीं किया गया जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। स्टार प्रचारकों की जो लंबी चौड़ी सोची थी उनमें से आधे से ज़्यादा अभी तक पहुंचे नहीं है। और इसके उल्टे कांग्रेस सवाल उठाती रही बीजेपी पर कि सिंधिया को अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचाया। अब सिंधिया ने आज सभा की है और कल रोड शो होना है दोनों का। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो है, एक तरफ कमलनाथ का भी रोड शो और 2 सभाएं भी करेंगे। तो कल एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि भीड़ इकट्ठी करने में तो कांग्रेस अभी भी पीछे नहीं रहेगी और भारतीय जनता पार्टी चूँकि सत्ता में तो सवाल ही नहीं उठता, तो भीड़ तो दोनों के रोड शो में हो जाएगी। शायद कमलनाथ का रोड शो परसों होगा, कल हो सकता है शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अभी तक तो यही है कि कल है, शायद 2 सभा भी होना है। हाँ, तो 2 सभा, क्योंकि चुनाव प्रचार 15 तारीख को खत्म होगा, 15 की शाम को। हाँ, तो मुझे लगता है कि दोनों का है, तो इसमें मुकाबले जैसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके रोड शो में कितनी भीड़ है। वहाँ का जैसे आपने बताया पूरा जातिगत समीकरण कि लगभग 40,000 लोधी मतदाता हैं, 20,000 ब्राह्मण मतदाता हैं, 40,000 अनुसूचित जाति के और दलित हैं, बिल्कुल मुस्लिम हैं 10-15 हज़ार वोट। तो ये जो सारा जो समीकरण है, इसको कौन कितना बेहतर तरीके से साध सकता है। अब सवाल ये है कि इसे साधने में सक्षम कौन है। क्या कांग्रेस सक्षम है? कांग्रेस पिछला चुनाव जीत गई थी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो एंटी इनकम्बेंसी जयंत मलैया के खिलाफ, वो कई सारे फैक्टर भी थे, कई सारे फैक्टर्स थे। लेकिन इस समय आप ये कह देंगे कि राहुल लोधी जो है वो चुनाव जीत चुके थे तो ये चुनाव भी जीत जाएंगे, तो कहना आसान नहीं है। लेकिन सक्षम कौन है, जब हम इसकी बात करेंगे तो अभी जो आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस की तुलना में वहाँ प्रभावी चेहरे हैं।
बिल्कुल। चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे वो उमा भारती हो। रामसिया भारती को तो विधानसभा में कांग्रेस ने मैदान में भी उतारा था, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाई थी। बिल्कुल। तो कथा वो अगर अच्छी करती है तो उमा भारती के मुकाबले भाषण देने की कला मेरे को नहीं लगता कि रामसिया भारती में होगी, या अच्छा बोलती होगी, कथावाचक हैं वो। उमा जी की शुरुआत भी ऐसी हुई थी। उमा भारती भी भगवत कथा करती थी और उसके बाद में वो बहुत बड़ी नेता बनी, हमने देखा। बेसिक फर्क एक पार्टी ऐसी जिसके पीछे संगठन खड़ा होता है और एक पार्टी ऐसी जिसमें आप अकेला चलो, फिर आपके पीछे संगठन शायद खड़ा हो। दोनों चीज़ों में अंतर है कि आज आप इसलिए पूछ रहे हो कि आपको भगवा की जरूरत है। बिल्कुल। और उमा भारती आज तक भारतीय जनता पार्टी में कई सारे उतार चढ़ावों के साथ पूरे महत्व के साथ मौजूद है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर है, ये एक बड़ा इस भूमिका इस चुनाव में भी निभाएगा। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, वो कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश की सत्ता में भी हैं, केंद्र की सत्ता में भी है, डबल इंजन की दमोह का विकास जो है वो हम ही कर सकते हैं, तो एक बड़ा स्वाभाविक सा मतदाता के दिमाग में आता है कि भाई। और दूसरी बात कि इस सीट से मध्य प्रदेश की सरकार के भविष्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, चाहे बीजेपी जीते चाहे हारे। लेकिन आप इस बात पे गौर करेंगे कि जितनी मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने 28 सीटों पे की थी, उतनी वो किसी एक सीट पे भी करते हैं। मतलब हर दूसरे चौथे दिन उनका दमोह में दौरा हो रहा है, कल भी दौरा है, अभी 2 दिन पहले भी वो गए थे। और छोटी छोटी सब चीजें, तो मतलब मसीह समाज की बैठक, छोटी छोटी समाजों की छोटे बैठक, समूह से बात की, हर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका मतलब वो चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लड़ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सीट बढ़ जाएगी या एक सीट कम हो जाएगी, कम तो होने का सवाल नहीं, बिल्कुल, लेकिन एक सीट बढ़ जाएगी या एक सीट नहीं बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि सवाल ये है कि आप कितनी ताकत से चुनाव में उतर रहे हो। आप कमलनाथ कल जाएंगे जरूर, लेकिन कमलनाथ का उतना प्रभावी हस्तक्षेप वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है जितना शिवराज सिंह चौहान का, वीडी शर्मा का, प्रहलाद पटेल का, जयंत मलैया, उनके सुपुत्र गोपाल भार्गव, तमाम पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए लगाई है, बिना किसी इस चिंता के आप उसकी आलोचना करोगे कि पूरी ताकत झोंक दी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के लिए जो संभव हो वो करना चाहिए। संभव तो करना चाहिए ब्रजेश जी, लेकिन जो अजय टंडन को अकेला छोड़ दिया एक तरह से कांग्रेस ने कहा है, और एक जो मुद्दा उन्होंने बनाया था कि बागी दागी, जो कि हमने 28 सीटों पर भी देखा था, बिकाऊ टिकाऊ, तो एक चीज़ तो ये है कि अजय टंडन भी एक बार जाकर आ चुके हैं, 2 बार वो चुनाव पहले हार चुके हैं, ब्राह्मण वो खुद हैं, लेकिन इसके बाद भी जो ब्राह्मण वोटर है उनको वो साध नहीं पा रहे हैं। तो कहाँ गलती होगी कांग्रेस से, प्रत्याशी चयन में या कुछ और रणनीतिक खामी? देखिए मनोज जी, कांग्रेस में वो ऊर्जा नहीं बची है। जो 28 उपचुनाव हुए थे उसमें वो ऊर्जा खो चुकी है जो उसको 15 माह में मिली थी। वो उसने जो 15 माह में अपने कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा की है, निश्चित तौर पर उसका दागी बागी और ये मुद्दा कारगर होता, लेकिन वो अपने ही मुद्दे को ख़त्म कर चुकी थी वो 28 उपचुनाव में, जब उसने भाजपा से आए लोगों को टिकट दिया, दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट दिया और अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की। तब भी उसको हारना था, लेकिन वो कार्यकर्ता उसके सक्षम हो जाते और अगले चुनाव में उसके लिए कारगर सिद्ध होते। और यहाँ पे कार्यकर्ताओं को लगता कि पार्टी उनकी चिंता करती है, जब कोई नहीं बचता तब तो करती है कम से कम। जब हालात ऐसे थे कि उन कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए था जो आज तक दरी पट्टी उठाते आए, बिछाते आए, काम करते आए पार्टी के लिए, तब उनको नहीं मिला। तो जब आप कार्यकर्ताओं की नहीं सोच रहा है, संगठन नहीं सोच रहा है, तो कार्यकर्ता क्यों सोचेगा? तो मुझे लगता है जो चूक वो पहले कर गए थे उससे अभी तक उभर नहीं पाए। और आज की तारीख में कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि उसको इस एक उपचुनाव से, जैसे भटनागर जी ने भी बताया है, कि जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कार्यकर्ता भी उतनी ऊर्जा नहीं लगा रहा है, और संसाधन तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, नेताओं में ही ऊर्जा नहीं है। यदि उनमें ऊर्जा होती तो नेता कमलनाथ जी के पास कौन सा काम है? जब शिवराज जी सरकार चलाने के साथ साथ वहाँ डेरा डाल सकते हैं, 3 दिन जा सकते हैं, 1 दिन छोड़ के जा सकते हैं, तो यदि कमलनाथ जी वहाँ परमानेंट कोरोना की इतनी विकट परिस्थितियों में, हाँ मनोज जी, यदि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी से लेकर तमाम बड़े नेता वहाँ डेरा डाल भी लेते, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है। जो थोड़ी बहुत नाराजगी है, जैसे अजय टंडन के टिकट नहीं मिला, तो वो लोगों को साथ सकते थे, लेकिन वैसा करते वो दिख नहीं रहे। वो भी एक खाना पूर्ति कर रहे हैं कि उपचुनाव है तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा, खाली छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। और जिस तरह से कह रहे हैं हम कि वहाँ पे कोई मतलब काम करते नहीं दिख रहे हैं। आपने एक स्टार प्रचारक की सूची बना दी, लेकिन आपके पूरे स्टार प्रचारक पहुंचे नहीं। अजय सिंह आज तक वहाँ नहीं गए। तो आप देखिए कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ रही। वो लेकिन एक दिलचस्प बात नहीं है कि अजय सिंह तो इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि राकेश सिंह चले गए। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात नहीं है ब्रजेश जी की जो आप कह रहे हैं, और कांग्रेस के बड़े नेता दूर हैं दमोह से,
कार्यकर्ता जो मौजूद है वो असमंजस में है, ऊर्जा के साथ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन 300 किलोमीटर दूर बैठा प्रवक्ता कह रहा है कि जनता ने मन बना लिया, अब तो चुनाव जीत जाएंगे। वो तो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले एक प्रवक्ता की सुन रहे थे, वो कह रहे थे हम तो घर से ही नहीं निकल रहे साहब, कोरोना बहुत वो हो गए। तो जब हमने उनसे कहा हम भी तो घर से निकल रहे, तो बोले आप लोगों को तो तनख्वाह मिलती है, उनको वेतन नहीं मिलता। तो जब मानसिकता ऐसी होगी प्रवक्ताओं की कि उनको वेतन मिलेगा, तब वो समाज के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे। उसको आप ऐसा कर दीजिए, चूंकि नेता हैं कि उनको जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल, और जब पैसा नहीं मिलेगा तब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और जब उनको वोट चाहिए होगा तब घर से बाहर निकलेंगे, दूसरे के लिए नहीं निकलेंगे। तो यही हालात कांग्रेस के हो गए, इसलिए मतदाताओं के पास वो जाते नहीं है। वो सोचते हैं कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो मेहनत करे, पार्टी मेहनत नहीं करती, संगठन मेहनत नहीं करता। या जो आप विरोधी देखिए पीसी शर्मा भोपाल में बैठ के कहते हैं कि बाहर के नेताओं को वहां जाना ही नहीं चाहिए दमोह में, वो दमोह के लोगों पे छोड़ देना चाहिए, वही उम्मीदवार लड़े वो। और फिर आप पीसी शर्मा भी ब्राह्मण नेता है, मंत्री रहे हैं, तो वो क्यों नहीं जाते, प्रचार में क्यों नहीं लगाते? ये सब लगाया नहीं। आप देखिए जो पूर्व मंत्री हैं उनको वह मैदान में उतारते, बाला बच्चन को उतारते। कांग्रेस यदि आपको लड़ते हुए दिखती तो चुनाव रोचक होता, मुकाबला ऐसा लगता, हमें भी लगता, आपको भी, जनता को भी, कांग्रेस मैदान में अभी भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। भले इस सीट से उससे फायदा हो ना हो, जीतने में हारे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह होता, उसमें एक नई ऊर्जा आती कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप हथियार डाल दोगे तो फिर आपको आगे भी निराशा ही हाथ मिलेगी। बिल्कुल। भटनागर जी, आपने जैसे शुरू में कहा था और जो अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार के सियासी भविष्य में कोई संकट नहीं होगा, एक सीट जीते या हारे, लेकिन ऐसा नहीं लगता जब उपचुनाव हुए थे तो पूरा जो क्रेडिट था वो सिंधिया और शिवराज ले गए जो चुनाव जीते। बीडी शर्मा कहीं पीछे छूट गए था, बीडी शर्मा पूरी ताकत झोंके हैं, शिवराज सिंह चौहान भी लगे हैं। और अगर ये सीट हारते हैं तो ये कहा जाएगा कि जो कोरोना के बाद या एक साल के जो सरकार का भविष्य, ये उस पर वोटिंग थी और सरकार से नाराज है लोग, या कुछ और। देखिए मनोज, मैंने पहले कहा था कि वहाँ दमोह में राहुल सिंह लोधी को लेकर नाराजगी है। जो 15 महीने का जो कार्यकाल राहुल लोधी का था उसको लेके वहाँ पर काफ़ी सारे लोग नाराज हैं। वहाँ का व्यापारी वर्ग नाराज है, जैन समाज में नाराजगी है जयंत मलैया को लेकर। तो कुछ अलग अलग तरह के समीकरण है वहाँ पे। ये नहीं है कि सरकार असफल हो गई, बीजेपी तो पूरी कोशिश कर ही रही है। और दूसरी बात कि पिछले विधानसभा के जो 28 उपचुनाव हुए थे, जितनी मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने की थी लगभग उतनी ही मेहनत वीडी शर्मा ने भी की थी। बिल्कुल। और उतनी ही मेहनत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी की थी। तो वहाँ पे श्रेय लेने का मकसद ये था कि सरकार स्थिर हो जाए। तो वहाँ पे सरकार स्थिर हो गई और उसमें सभी का योगदान था। निश्चित तौर पे बहुत लंबे मार्जिन से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। अब यहाँ का मार्जिन कितना होगा ये एक देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि अगर राहुल लोधी जीतेंगे, पिछली बार वो 700 वोटों से जीते थे, इस बार वो कितने वोट से चुनाव जीतते हैं या कितने वोट से चुनाव हारते हैं। बिल्कुल। तो ये एक देखने वाला मसला ये होगा। बाकी सरकार के कामकाज पे कोई मैंडेट दमोह के उपचुनाव में मिलेगा ये तो सब बेकार की बात है। ब्रिजेश जी, एक छोटा सा सवाल आखिरी, क्योंकि समय ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, कि एक पिता पुत्र का सियासी भविष्य हमने देखा दमोह में दांव पर लगा, दोनों जी जान से मेहनत कर भी रहे हैं, जैसा कि सामने दिख रहा है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसमें आप जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। एक पिता पुत्र का सियासी भविष्य हमने सांची में भी देखा था। शुरुआती वही जो हम दमोह में देख रहे हैं वो हमने सांची में देखा था। जो भटनागर जी कह रहे हैं कि हार जीत का अंतर, तो सांची में हमने देखा था कि वो लीड 60,000 की गई थी। और शायद प्रभु राम से अगर प्रार्थना भी की होगी तब भी इतने वोटों से जीत की प्रार्थना नहीं की होगी जितने से वो जीत गए थे। तो क्या दमोह में ऐसा कुछ होगा? तो क्या इस पिता पुत्र का सियासी भविष्य वही होगा जो गौरीशंकर सेजवार और मुदित सेजवार का है, या कुछ और इनको आगे जाता देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, सियासत में अपन किसी के भविष्य को आज निर्धारित नहीं कर सकते कि आज यदि सेजवार या मुदित सेजवार घर पे बैठे हैं या वो उनका भविष्य एकदम खत्म होगा, कब किसका भाग्य चमक जाए राजनीति में। लेकिन हाल फिलहाल भले ही होगा, तो अभी तो परिस्थिति जयंत मलैया के पास, और भाग्य तो राहुल गांधी का भी है ना, जयंत मलैया के पास, लगातार चुनावी हार के बाद भी वो पार्टी करता धरता बने हुए हैं। तो देखिए मनोज जी कि अभी सिद्धार्थ मलैया और जयंत मलैया के यदि हम सोचें कि भविष्य से फिलहाल है, यदि आज की तारीख में राहुल लोधी जीतते हैं तो निश्चित तौर पर वो वहाँ के विधायक होंगे। ये अगले चुनाव में तय होगा कि पार्टी उनके काम को देखकर जिसने टिकट देती है नहीं देती है, या सिद्धार्थ मलैया को कहीं और देती है, नगरीय निकाय नगर मंडल में देती है, नगरीय निकाय में कहीं उम्मीदवार बनाती है। तो भाजपा में वैसा नहीं है कि आप परिवारवाद के, आप देखिए गोपाल भार्गव लगातार प्रयास करते रहे, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। आप मलैया जी भी लगातार प्रयास करते रहे लेकिन सिद्धार्थ को मिली। जब गौरीशंकर सेजवार ने कहा कि मुझे टिकट नहीं चाहिए और वहां पे कोई ऐसा नेता नहीं था, तब उनके बेटे को टिकट मिला लेकिन वो चुनाव में नहीं जीत पाए। बिल्कुल। कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए आप, वो
मध्य प्रदेश ही छोड़ के महासचिव चले गए, उनको दूसरे कहीं से वो नहीं, इतने कद्दावर नेता हैं, इन सबसे बड़े नेता हैं वो मालवा क्षेत्र के, उनके बेटे को तब टिकट मिले। तो परिस्थितियां भाजपा की और कांग्रेस की अलग अलग है। अभी हम ये कहें कि यदि उनके बेटों में काबिलियत होगी तो भाजपा निश्चित तौर पर उनको आगे मौका देगी। यहाँ देखिए आप कृष्णा गौर को बनाया, तो आप उससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज राहुल लोधी का क्या है, वो भाजपा की सीट है और वहाँ आप मार्जिन या तो हो सकता है कि राहुल लोधी हार जाएं, या आप देखें कि प्रभुराम चौधरी जैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, क्योंकि भाजपा का जो वोट बैंक है वो इतनी आसानी से इधर से उधर नहीं होता। और उनको मालूम है जो सरकार में है, यदि राहुल लोधी आज जीतेंगे, यदि उनकी भाजपा की सरकार है प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने वादे किए हैं कॉलेज से लेकर वो आगे बढ़ेंगे। यदि कांग्रेस का उम्मीदवार आ जाएगा तो हमने वो 28 चुनाव में देखा है मनोज जी, जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते तो वहाँ विकास कार्य की रफ्तार धीमी हो गई। तो मतदाता सब समझदार है, यदि वो नगरीय निकाय में भी चुनता है तो उसको चुनता है जो सरकार में हो। तो यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो राहुल लोधी के फेवर में जाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन मतदाता तो समझदार है, लेकिन नेता उनसे कहीं ज़्यादा समझदार है, क्योंकि मतदाता मैंडेट को छोड़ देता है और नेता उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जयंत मलैया पिता पुत्र का सियासी भविष्य भी दमोह में दांव पर लगाया, और राहुल सिंह ने तो चूंकि एक बार अपना कैरियर दांव पर लगा ही दिया था, तो वो इस बात से पूरी तरह निश्चित होंगे कि उनको जिताने का जिम्मा शिवराज सिंह चौहान और वी डी शर्मा का होगा। अगर हारते भी हैं तब भी उनके लिए कोई ना कोई एक संभावना का एक छोटी मोटा दरवाज़ा खिड़की तो खुला ही रहेगा। लेकिन फिर सोचने वाली बात होगी कि जयंत मलैया या उनके बेटे का सियासी भविष्य क्या होगा। लेकिन बहरहाल इस सबसे परे हटकर अभी बीजेपी का पूरा फोकस दमोह में है, और दमोह का मोह जो ना कराए वो कम है। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।